सेकेंड हाफ में से आप सबका खैर मकदम है और इस तरह से हम लोग सेकेंड हाफ को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने के लिए हम दावत देंगे डॉक्टर आलिया परवीन मैम को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ निस्वाब कावाला OBGY। डॉक्टर आलिया परवीन मैम अपना UG जामिया अंदर सीखती है और PG NIU बैंगलोर से की है निस्वाब कावाला डिपार्टमेंट से, और उन्होंने तिब्बी कॉलेज को 2020 में ज्वाइन किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैं डॉक्टर आलिया परवीन मैम को दावत देता हूँ डाइस पे कि आए और अपना रिसर्च इन निस्वा हालात के बारे में हम सबको मालूमात से ख्याल करें। डॉक्टर थैंक यू। आई थिंक मशहूर जी मशहूर। थैंक यू मशहूर। देखिए स्लाइड पे रिसर्च इन निस्वा हालात आज मेरा टॉपिक है और इसी पे हम बात करेंगे। वैसे भी फीमेल से बहुत ज्यादा दिख रही है तो मुझे लगता है कि टॉपिक मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि जनरली मेल के लिए इंटरेस्टिंग नहीं होता। अभी तक आपने बहुत सारे रिसर्च के बारे में पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा, बहुत सारे सेमिनार्स हैं, बहुत सारे जितने भी प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हैं भी बना लिए, सब ने आपको रिसर्च के बारे में बताया होगा कि रिसर्च क्या है, हम कैसे रिसर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली हम रिसर्च में ना जाके रिसर्च कैसे कर सकते हैं ये ऑलरेडी आपने बहुत सुन लिया है। बस मैं इस चीज पे फोकस करूंगी कि निस्वा मुकाबलत को कैसे कर सकते हैं, और निस्वा मुकाबलत की जो मेन चीज है वो टॉपिक चूज करनी है ना। जैसे अदर डिपार्टमेंट में रहते हुए हम निस्वा मुकाबलत का टॉपिक कैसे लें, इस चीज पे हम फोकस करेंगे। थोड़ा सा बस ऐसे ही रिवीजन बेसिस पे चलते हैं कि रिसर्च क्या है। मुझे लगता है कि आपको सबको आइडिया हो गया होगा कि रिसर्च क्या है, और ये पूरे 3 साल आपको यही एक काम करना है, रिसर्च है ना। सिर्फ रिसर्च ही नहीं, और भी चीजें हैं, पढ़ाई करनी है, स्टडी पे फोकस करना है, लेकिन जो मेन काम है आपका वो रिसर्च है। तो रिसर्च स्लाइड पे दिख रहा है, री मींस अगेन और सर्च मींस टू सीक। इतनी सारी डेफिनेशन जो आपने रखी है या जो आपने सुनी होंगी, उन सबको छोड़ते हुए बस मैं टर्मिनोलॉजी पे ही जा रही हूँ कि रिसर्च जो है वो अगेन सर्च है, ठीक है। या फिर अगर हम ऐसे सिंपल टर्म में देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और निस्वा मुकाबलत में कर रहे हैं तो निस्वा मुकाबलत सब लोग जानते हैं क्या है, ये साइंस ऑफ वुमेन है। साइंस ऑफ वुमेन के बारे में बात करेंगे इसमें रिसर्च इन निस्वा। कोई भी टॉपिक अगर हम चूज कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में, निस्वा मुकाबलत को ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट में चूज कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले 3 चीजों पे ध्यान देना होगा टॉपिक चूज करने के लिए, ठीक है। चाहे वो सबसे पहली चीज जो होती है वो रिसर्च के लिए, जैसे कि अभी हम निस्वा मुकाबलत की बात कर रहे हैं तो हमारे एरिया होगा क्या, निस्वा मुकाबलत। लेकिन हो सकता है कि हमें इसमें इंटरेस्ट ना हो, हमें किसी और चीज में इंटरेस्ट हो, हम उसमें रिसर्च एरिया को सबसे पहले हमें फोकस करना होता है कि हम कौन सा है। दूसरी चीज होती है कि फिर उसके बाद उस एरिया से रिलेटेड टॉपिक लेना है ना। निस्वा मुकाबलत में अगर हमने चूज किया है तो फिर उस एरिया का टॉपिक हमें चूज करना है, और जो टॉपिक लिया है उसको फिर डिफाइन भी करना होता है कि ऐसे नहीं ऐसे कोई भी टॉपिक उठा लो और उस टॉपिक से रिलेटेड क्या रिसर्च करना है ना, ये चीज हमें करनी है। तो 3 चीजें हैं बेसिकली रिसर्च टॉपिक को फॉर्मुलेट करने में, 3 स्टेप्स हैं। तो पहले बात करते हैं रिसर्च एरिया की, है ना। तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि रिसर्च एरिया जो है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। जैसे बेसिकली फीमेल्स जो है वो गाड़ी में इंटरेस्टेड होती हैं यूजुअली, ऐसा जरूरी नहीं है, और मेल नहीं होती है, तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, है ना। हो सकता है मेल के लिए भी इंटरेस्टिंग हो, जिनको भी इंटरेस्टेड है वो ही ये इस एरिया को चूज करेंगे। इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इसके अलावा फैमिलियर भी होना चाहिए, पहले से उसके बारे में कुछ ना कुछ जानते हो, है ना। जैसा कि आपने यूजी में ऑलरेडी इस एरिया के बारे में अच्छा खासा जानता होगा कि निस्वा मुकाबलत क्या है ना। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इतना डिफिकल्ट हम ना ले रहे कि हम खुद ही क्या कर पाए, कि क्या करना है, कैसे करना है, ये सब हमसे हो ही ना पाए।
तो थोड़ा आसान ऐसा लेना है जो हमारे लिए हो सके, हमसे हम उसको कर सकें, ठीक है। तो रिसर्च एरिया को कैसे फाइंड करेंगे, फिर कौन सा रिसर्च एरिया हमें लेना है। तो अभी जैसे हम कर रहे हैं ना, मैं अभी आपको बता रही हूँ रिसर्च इन विषयों का हमारे के बारे में। ऐसे ही आपने रिसर्च इन कुलियार, रिसर्च इन मायत लमराज, इस सारे ही डिपार्टमेंट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो इस सब से क्या होगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा, है ना, सबको जो है आइडिया हो जाएगा कि हमें जो है कोई ये रिसर्च एरिया लेना है। तो एक चीज तो ये हुई कि हम सेमिनार अटेंड करते हैं या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, वहां से हमें रिसर्च एरिया का आइडिया होता है कि कैसे होगा। दूसरी चीज कोई इंटरनेट पे सर्च करें, है ना। तीसरी चीज कहीं बुक्स में बुक्स पढ़े, बुक की रिव्यू करें, वहां से आपको इंटरेस्ट आए कि ये वाले एरिया जो है वो मेरे लिए बहुत सुटेबल है, मैं इसे करूँ। उसके बाद और क्या हो सकता है कि आप न्यूज में देखें कोई भी बर्निंग टॉपिक आजकल चल रहा हो तो उसको हम लेते हैं, न्यूज पढ़ के हो, या फिर आपके जो जब आप आ गए हैं तो आपकी कोई गाइड सेलेक्ट होंगे और गाइड से बात करके, गाइड से डिस्कस करके कि अच्छा ये टॉपिक जो है वो हमें चूज करना चाहिए, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल होंगे तो फ्रेंड से डिस्कशन करके इस तरीके से आप रिसर्च एरिया जो है वो चूज करेंगे। अब रिसर्च एरिया में हमने इस्लाम कबालत चूज किया, अभी इस्लाम कबालत की बात कर रहे हैं तो हम इसी पे फोकस करेंगे। अब बात करते हैं इसमें हम टॉपिक कैसे चूज करेंगे। कोई भी टॉपिक को चूज करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हो सकता है कि आपको बाद में आप नहीं कर पाए और टॉपिक चेंज करना पड़े, है ना। तो टॉपिक चूज करने में बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, बहुत ज्यादा। और उसके लिए जो है वो ये क्राइटेरिया दिख रहा है आपको, फाइनल क्राइटेरिया कहते हैं। ऑलरेडी आप लोग मुझे लगता है कि इससे वाकिफ होंगे। फाइनल क्राइटेरिया में सबसे पहली चीज जो होती है वो फिजिबल है। फिजिबल का मतलब है वो आपके लिए भी फिजिबल हो, पेशेंट के लिए भी फिजिबल हो, इंस्टीट्यूट के लिए भी फिजिबल हो, ठीक है। फिजिबल इन सेंस के वो इकोनॉमिक हो, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कॉस्टली आप जो है वो रिसर्च टॉपिक ले लिए हैं और वो कर ही ना पाए, इतना ज्यादा उसका कॉस्ट आ रहा है पूरा रिसर्च करने में। या फिर जो है वो पेशेंट के लिए भी, पेशेंट मिजरेबल हो, इतने पेशेंट ना ले लें कि आप कर ही ना पाए पूरे 3 साल में, है ना। 200 400 चलो ठीक है, उससे भी ज्यादा 1000 नहीं कर पाएंगे आप, तो ऐसा नहीं कि पेशेंट मिजरेबल हो। उसके बाद क्या है कि पेशेंट के लिए भी इकोनॉमिकल हो, आए हो, उसको कुछ परेशानी ना हो, उसकी रिस्पेक्ट हो, और टाइम फ्रेम में इतना ज्यादा लेंथी ना हो, रिसर्च के टाइम से बियॉन्ड चला जाए, तो फिजिबिलिटी बहुत जरूरी है। उसके बाद इंटरेस्टिंग, अभी जैसे बात की, इंटरेस्टिंग तो होना जरूरी ही है, और नॉवेल रिसर्च टॉपिक जो है वो न्यू इनोवेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसा टॉपिक ले लिए हैं जो ऑलरेडी कई रिपीटेड हो चुका है, उसी को फिर से कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। और न्यूज सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए नहीं, न्यूज जो है वो आपके गाइड के लिए भी होना चाहिए। न्यूज जो है वो जब आप पेपर पब्लिश करेंगे तो वहां के लिए भी, रिव्यूअर के लिए भी न्यू होना चाहिए, है ना, उसके लिए भी कुछ नया होना चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। और फिर जो है क्या कहते हैं कि एथिकल होना चाहिए। एथिकल इन सेंस सबको पता होगा, एथिकल का मतलब होता है 3 चीजें। एक तो अगर हम क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं तो पेशेंट के लिए जो है वो पेशेंट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए उसमें, और क्या पेशेंट की बेनिफिशियल होना चाहिए। पेशेंट के ऐसा नहीं कि हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो पेशेंट के लिए तो बेनिफिशियल ही नहीं है, किसी डिजीज के लिए हम कुछ इंटरवेंशन कर रहे हैं, कुछ दवा दे रहे हैं और उसमें कोई भी उसको फायदा नहीं होना चाहिए, तो जस्टिस नहीं होगा ना। तो तीसरी चीज पेशेंट में जस्टिस भी होना चाहिए। तो एथिकल में ये तीनों पॉइंट जीरो होना चाहिए। और उसके बाद रेलिवेंट होना चाहिए, आपकी फील्ड से रेलिवेंट होना चाहिए। आप मेडिकल फील्ड के हैं तो आपको मेडिकल फील्ड से ही रिसर्च होनी चाहिए, यानी कि नॉन मेडिकल फील्ड की रिसर्च हो। तो ये 5 चीजों को ध्यान में रखते हुए रिसर्च टॉपिक को चूज करना है, ठीक है। गाइडिंग से बात कर रहे हैं तो हम गाइडिंग से जो जो टॉपिक ले सकते हैं वो स्लाइड पे दिख रहा है, और आप कहीं से भी ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं, चाहे वो बुक हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो इंटरनेट हो, कहीं से भी ये सारे टॉपिक्स देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को ना गाइडिंग में रिसर्च कर सकते हैं। अब हम अगर टॉपिक ले सिलेक्ट कर चुके हैं तो फिर उस टॉपिक को हमें रिफाइन भी करना होगा। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि ऐसा कोई भी टॉपिक उठा लिया, पीसीओडी उठा लिया, बस पीसीओडी पे रिसर्च करना है, क्या करना है उसमें रिसर्च ना, जब हम रिफाइन करेंगे तो पता चलेगा। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग उठा लिया हमने, क्या करना है उसमें, हमें उसको रिफाइन करना पड़ेगा, है। या फिर इन्फेक्शन उठा लिया, क्या रिसर्च करनी है उसमें, ये हमें देखना पड़ेगा, क्या क्या चीजें रिफाइन, तो उसको रिफाइन करते हैं। रिफाइन में या तो अगर टॉपिक छोटा लिया है हमने तो उसको हम इलैबोरेट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, बड़ा लिया है तो उसको हमें नैरो करना पड़ेगा, नैरो या एक्सपेंड दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और स्पेसिफिक उसमें मेंशन होना चाहिए टॉपिक में कि आप किस चीज पे, जैसे पीसीओडी के कॉज पे तो उस कॉज स्पेसिफिक मेंशन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए कि हम क्या रिसर्च करने वाले हैं। अब इसको करने के लिए कई सारे तरीके हैं,
जैसे कि सबसे पहले अगर हम कोई टॉपिक ले रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हम देते हैं। कोई भी टॉपिक अगर हमने सोच लिया है कि हमें इस टॉपिक पे रिसर्च करना है, फॉर एग्जांपल पीआईडी पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीज या पीसीओडी या हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या ICU या कोई सा भी टॉपिक ले लिया है, तो उसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हमें लिखना है कि इसमें क्या क्या रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है ना, कौन सा एरिया है जो अभी बचा हुआ है इससे रिलेटेड, तो उसमें हम नया रिसर्च कुछ ऐसा करें। अच्छा, उसके बाद उस टॉपिक को जब हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लेंगे तो क्या होगा, हम डेप्थ में जाएंगे उस टॉपिक पे, एक्सप्लोरिंग डेप्थ। और फिर करंट सिनेरियो उस टॉपिक से रिलेटेड, क्या वो बर्निंग टॉपिक है, जैसे कि आजकल पीसीओडी बहुत बर्निंग टॉपिक है। हाँ, टीनेजर्स में बहुत कॉमन है, गाइड से रिलेटेड बात कर रहे हैं, या फिर लिगोरिया बहुत ज्यादा पेशेंट्स में होता है, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज बहुत पेशेंट्स कॉमन होते हैं। तो इस तरह के टॉपिक लेने हैं जो करंट सिनेरियो से रिलेटेड हो, जो आजकल चल रहा हो। अच्छा, ये बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, तो इसमें कुछ रिसर्च होना चाहिए, ठीक है। और जब अगर कोई रिसर्च टॉपिक ऐसा ले लिया है जो कुछ ऐसा ले लिया है जो रिलेटेड नहीं है, तो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए उससे रिलेटेड, कुछ उसमें से हटाना हो, कुछ उसमें से ऐड करना हो। तो पूरे रिसर्च के दौरान सिनॉप्सिस जब तक आपकी बनेगी, जब तक जो है वो फ्लेक्सिबल रहना है कि हाँ इसमें से कुछ ऐड करना है, कुछ माइनस करना है, वो होता है। इन सब के लिए आपको कैसे करना पड़ेगा, आप अपने आप से 5 डब्ल्यू क्वेश्चन पूछेंगे और इससे जो है वो टॉपिक आपका रिफाइन हो जाएगा। सबसे पहले से हु का मतलब कौन आपका पार्टिसिपेंट होगा, जो डेटा आपको प्रोवाइड करेगा वो कौन होगा, है ना। या तो आप सर्वे के जरिए डेटा प्रोवाइड कर डेटा ले रहे हैं, या फिर पेशेंट से ले रहे हैं, आपका पार्टिसिपेंट पेशेंट है। निस्वाब अदालत की बात कर रहे हैं तो फीमेल पेशेंट है ना, या फिर एनिमल भी हो सकता है। अगर प्री क्लिनिकल ट्रायल है तो उसमें एनिमल का स्टडी कर रहे हैं, कौन है। उसके बाद व्हाट, आप क्या उस पर स्टडी करने जा रहे हैं, क्या रिसर्च करेंगे आप उसमें, तो व्हाट जो है वो क्लियर होना चाहिए। और फिर वेयर का मतलब कहाँ आप करने जा रहे हैं, वेदर इंस्टीट्यूट के अंदर करने जा रहे हैं, या हो सकता है कि आपका जो है वो इंस्टीट्यूट के बाहर वाला टॉपिक सिलेक्ट हो, आप सर्वे करें और 5-6 इंस्टीट्यूट को मिला के करें, या फिर आप कॉमन मैन से जाके सर्वे करें तो आपको बाहर जाना पड़ेगा उसके लिए। तो इंस्टीट्यूट वेयर जो है वो क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद फिर वेरी, कब करना है रिसर्च, ऑलरेडी आपको 3 साल का ड्यूरेशन है, तो इसी ड्यूरेशन में रिसर्च कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये नहीं कि ज्यादा बड़े है बियॉन्ड हो जाए। तो ऐसा टॉपिक लेना है जो इसी ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाए। और लास्ट वीक वाई, उस पे रिसर्च क्यों कर रहे हैं आप, ये वाई जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव देगा, एक गोल देगा, एक पर्पस देगा रिसर्च करने का, है कि हम इस चीज पे रिसर्च क्यों कर रहे हैं। तो ये 5 क्वेश्चन अगर आपका क्लियर है तो मतलब आपने रिसर्च टॉपिक जो है वो चूज कर लिया है और उसमें कामयाब हो गए। तो क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, अगर आपने वो 5 क्वेश्चन भी कर लिए हैं तो। अगर कोई हो सकता है कि रेडियोलॉजी देखे, है ना, या कोई पैथोजेनेसिस, पैथोफिजियोलॉजी, या प्रिवेंशन पे भी आप जा सकते हैं, किसी डिजीज का प्रिवेंशन कैसे करेंगे, प्रोग्नोसिस इसकी क्या होती है डिजीज की, या फिर डायग्नोसिस कैसे करेंगे, और लास्ट में ट्रीटमेंट पार्ट। इनमें से किसी चीज में आप रिसर्च कर सकते हैं। एक डिजीज, एक टॉपिक दिया, उस टॉपिक से इनमें से किसी भी चीज में रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है। गाइड की बात करते हैं और सबसे पहले एटियोलॉजी, है ना। तो एटियोलॉजी आप सबको पता होगा, यूनानी फील्ड से हैं, यूजी करके आए हैं कि यूनानी में एटियोलॉजी जो है वो अस्बाब से का 2 होता है, अस्बाब बात दिया जो हाथी अस्बाब होते हैं और अस्बाब होते हैं जो अंदरूनी अस्बाब होते हैं। और जो अंदरूनी अस्बाब है वो भी 3 तरीके से हो सकते हैं, या तो वो मिजाज से रिलेटेड अस्बाब हो, या फिर वो फिक्र से रिलेटेड अस्बाब हो, या फिर वो तरकीब से रिलेटेड अस्बाब हो, तीनों। और ये तीनों से रिलेटेड, तीनों पे कौन सा सबक असर करता है, या तो वो सबक साबका होगा या फिर सबक वास्तव। साबका इन सेंस जो नहीं, साबका इन सेंस जो वसीला के साथ करे, जो इनडायरेक्ट वे में जो है वो असर करे, और वास्तव इन सेंस जो डायरेक्ट वे में असर करे। ये सारी चीजें आपको बताई हैं, तो हम इसी चीज पे बात करेंगे। थोड़ा सा मैंने ये दिखाया है कि बेसिक्स में कि अगर कोई भी पूरा तमाम मॉलिक्यूल चला सकते, किस चीज से मिलकर बना है, अर्कान से। ह्यूमन बॉडी की अर्कान से बना है, और अर्कान क्या है, एक प्रॉपर रेशियो में मिक्स होता है, मिलता है, तो एक मिजाज बनता है। और वो मिजाज सिर्फ ह्यूमन बॉडी का ही नहीं, हर ऑर्गन का पर्टिकुलर मिजाज होता है, और जो रोमिनेंट मिजाज है उसी से हम उसको करते हैं, इसका मिजाज होते हैं। तो मिजाज जो है वो, उसके बाद फिर अखलाक, पूरी हमारी थ्योरी की इसी पे बेस्ड है कि अखलाक अगर इक्विलिब्रियम में है
तो डिजीज नहीं होगा, सेहत रहेगी, और अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो डिजीज हो जाएगी। फिर बात करते हैं अरवाह की। अरवाह जो है वो बहुत जरूरी चीज है, सांस है ना, सांस के जरिए हवाई मुस्तक, और इसी से पूरा न्यूट्रिशन जो है वो ऑर्गन्स को जाता है। क्रॉस का निशान इसलिए लगाया है कि अगर ये चीजें ना हो तो क्या होगा, यही आपका इक्विलिब्रियम है। चाहे वो अरवाह ना पहुंचे, चाहे वो अखलाक इक्विलिब्रियम में ना, चाहे वो मिजाज इक्विलिब्रियम में ना हो, तो क्या रह पाएगी, नहीं रह पाएगी है, डिजीज हो जाएगा। और इसी चीज को आपको एक्सप्लोर करना है, किसी भी सब्जेक्ट में करें, निस्बत का बात हम कर रहे हैं, तो इसी को आपको एक्सप्लोर करना है। एटियोपैथोजेनेसिस बात करते हैं डिजीज की। तो डिजीज जो है वो यूनानी इसमें 3 तरीके से डिवाइड है, 3 ग्रुप में, एक तो सुए मिजाज, दूसरा सुए तरकीब और कफरत। टोटल डिजीज जो है वो इन्हीं कैटेगरी के अंदर आती है। और हो सकता है कि एक डिजीज इन 2 चीजों में भी हो सकता है। जैसे कि हम बात करें हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की, तो वो सुए मिजाज की वजह से भी हो सकता है, सुए तरकीब की वजह से हो सकता है ना। सुए तरकीब का मतलब तरकीब में कुछ चेंजेस हो जाए, जैसे मुखाग्र वाले उससे भी ब्लीडिंग होती है, इंडोमेट्रियोसिस उससे भी ब्लीडिंग होती है ना। तो एक डिजीज दोनों मिलाके भी हो सकता है, दोनों चीजों को मिलाके भी हो सकती है, या तीनों चीजों को मिलाके भी हो सकती है। तो ये बेसिकली मेन जो है वो ग्रुप है, और इसी से रिलेटेड आपको सर्च करना है। एग्जांपल्स मैंने बताए हैं, जैसे कि आपने टॉपिक लिया डिजीजेस कॉज्ड बाय सुए, कोई डिजीज, किसी भी एक डिजीज को उठा लिया हमने, कॉज्ड बाय सुए मिजाज और बैड दवाई है ना। कौन कौन से डिजीज हैं जो सुए मिजाज की वजह से है, एक क्वेश्चन हो सकता है, रिसर्च क्वेश्चन। कौन कौन से डिजीज हैं जो सुए मिजाज हर की वजह, सुए मिजाज भी कई तरीके का होता है ना, 16 तरीके के सुए मिजाज होते हैं। अगर हम सिर्फ सुए मिजाज सादा की बात करें तो वो 8 है, सुए मिजाज मुरक्कब की बात करें तो वो 8। तो अगर हम एक सिर्फ उठा लेते हैं सुए मिजाज सादा ही, तो सोचो उसमें कितनी डिजीजेस आ जाएंगी, तो हम ये भी सर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करें बैड दवाई से, चाहे वो कोई भी सिम्पल गंभीर बीमारी, उसमें कोई भी एब्नॉर्मलिटी हो जाए, तो उससे कौन कौन से डिजीज हो सकती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बताया है। दूसरा आप क्या ले सकते हैं कि सुए कॉजेस ऑफ सुए मिजाज या सुए तरकीब या कोई भी डिजीज है, तो उसमें जो है वो सुए मिजाज जो है वो कौन सा होता है कोई भी डिजीज में, या किस तरकीब में कौन सी सुए तरकीब हो रही है, क्या हो रहा है, उसकी मतलब मेनली पैथोफिजियोलॉजी देखना है, उसका पैथोजेनेसिस देखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम देख रहे हैं ल्यूकोरिया के पेशेंट को, है ना, तो हम इस देख सकते हैं कि ल्यूकोरिया पेशेंट जो है जनरली जितने, उसमें कौन सा मिजाज प्रीडोमिनेंट है ना, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो वो प्रीडोमिनेंस ऑफ सर्टेन डिजीज इन सर्टेन मिजाज, किसी एक डिजीज के लिए कौन सा मिजाज सर्टेन है। ऑलरेडी इसमें हो चुका है, लेकिन आप इस पे प्रिवेलेंस भी कर सकते हैं, स्टडी सर्वे भी कर सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू भी, अभी टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑलरेडी आपने बहुत सारा पढ़ा होगा, तो वो सभी कर सकते हैं। बात करें, ये तो एथियोपैथोलॉजी था। डायग्नोसिस की, डायग्नोस्टिक एरिया यूनानी का जो मेन डायग्नोस्टिक टूल्स थे, अब तो बहुत पीछे रह गया है, कुछ भी इसमें से यूज नहीं होता है, क्योंकि मॉडर्न एडवांसमेंट रिसेंट इतने सारे इक्विपमेंट आ गए हैं, टूल्स आ गए हैं, तो नहीं हो पाता है। मिजाज की बात करें, हम कितने पेशेंट आते हैं, हम उसका मिजाज चेक करते हैं कि कौन सा मिजाज है इस पेशेंट का, या कौन सा सुए मिजाज हो गया, पहले कौन सा नॉर्मल मिजाज था और अब सुए मिजाज कौन सा है। बिल्कुल भी नहीं करती है, लेकिन कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अभी बहुत कॉमन टॉपिक है पीसीओडी। पीसीओडी में कौन सा मिजाज में होता है, जनरली जो है वो बलगामी मिजाज में होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो हमारे यूनानी लिटरेचर में अवेलेबल है उसमें है कि बलगामी मिजाज में होता है, और बच्चों का कौन सा मिजाज होता है, हाँ रहता है ना। लेकिन यूनानी लिटरेचर में अवेलेबल है कि जो टीनेजर्स होते हैं उसमें प्रीडोमिनेंसी होती है, उनमें सलाहियत होती है बलगामी मिजाज को अडॉप्ट करने की, जल्दी अडॉप्ट करने की। हो सकता है इस वजह से पीसीओडी बहुत कॉमन है, लेकिन स्टडी इस पे आप करेंगे, रिसर्च करेंगे क्या ऐसा है पॉसिबल, इसी वजह से पीसीओडी बहुत कॉमन है, क्योंकि बहुत कॉमन है टीनेजर्स में। या फिर मिजाज की बात करें तो अभी जस्ट गाइड से रिलेटेड मुझे याद आ गया, कुछ दिन पहले रिसर्च हुई थी कि सेक्स डिटर्मिनेशन का भी मिजाज की वजह से होता है, मेल और फीमेल। हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जानते हैं कि एक्स और वाई जो है वो सेक्स डिटरमाइन करता है, लेकिन यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मिजाज जो है वो सेक्स डिटरमाइन करता है। क्या, अगर हाल मिजाज का एम्ब्रियो है और हाल मिजाज का यूट्रस है तो मेल होगा, और अगर बाल मिजाज है तो वो फीमेल होगी। और इसकी स्टडी हो चुकी है एनालिटिकल में, और उसमें देखा गया, मुझे फिगर एग्जैक्ट याद नहीं है,
कि जितने भी पेशेंट थे सिर्फ एक पेशेंट को फीमेल चाइल्ड डिलीवर हुआ, बाकी टोटल मेल चाइल्ड। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है ना, इस चीज को आपको एविडेंस में लाना होगा है, उस पर लार्ज स्केल में स्टडी करें, क्योंकि वो पायलट स्टडी थी, बड़े इसमें होना चाहिए, और फिर आप उसको डायग्नोस्टिक टूल की तरह से ले सकते हैं। डायग्नोस्टिक टूल की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से नब्ज की बात करें, बिल्कुल भी नहीं, नब्ज को कोई नहीं करता है, किसी का भी हम नब्ज देख के नहीं पता कर सकते कि इसको कौन सी डिजीज है। लेकिन पहले की बात करें तो होती मसला इसी चीज पे फेमस होते हैं ना, नब्ज देख के उन्होंने पता लगा दिया कि प्रैक्टिकल से। लेकिन अभी हम नब्ज के बारे में कुछ नहीं जानते, इसमें हो सकता है कि कुछ मॉडर्न एडवांसमेंट हो और हम नब्ज जो है उससे पता कर लें कि कौन सी है, सही मुतवातिर सिंह है या बती है, जो भी नब्ज कुछ नहीं। बॉल की बात करें, बॉल भी बस किताबों में रिटन है, इससे हम डायग्नोस्टिक टूल पे यूज नहीं करते हैं। जैसे कि यूनानी किताबों में है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और वो किसी पेड़ के पास पेशाब करती है, तो अगर वो फल फूल देने लगे, मतलब हरा भरा हो जाए, तो डेट मींस शी इज प्रेग्नेंट। पहले जमाने में यूपीटी नहीं था, अल्ट्रासाउंड नहीं था, वो इससे दलाइल देते थे, आज के जमाने में नहीं है ना, एविडेंस में हम सुनेंगे तो हंसेंगे, ये कैसा है डायग्नोस्टिक टूल। उसी तरीके से डांस की बात करें तो ये सब चीजें बिल्कुल ही वो हो गई है, बिल्कुल नहीं होता है। आगे ट्रीटमेंट में 4 तरह के ट्रीटमेंट है, सबको पता है, तदबीर, रजा, दवा और इलाज। तदबीर की बात करें, इलाज की तदबीर में तो हम क्या क्या ले सकते हैं, प्रिवेंशन किसी भी डिजीज के लिए जो हम टॉपिक चूज कर सकते हैं, या फिर उसका ट्रीटमेंट तदबीर के जरिए, अगर कोई डिजीज हो चुकी है तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो थोड़ा सा पहले मैं टॉपिक लेती हूँ, जैसे कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल डिस्मेनोरिया को इलाज की तदबीर के जरिए हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। बहुत सारे इलाज की तदबीर में ऑप्शन डिस्मेनोरिया सबसे पहले कपिंग बहुत कॉमन है ना, कपिंग करो डिस्मेनोरिया ठीक हो जाएगा। दूसरा चीज डिस्मेनोरिया में एक्सरसाइज, रियाजत इलाज की तदबीर से रिलेटेड है, रियाजत से ठीक होगा है। उसके बाद बात करें तो स्ट्रेस से डिस्मेनोरिया बहुत होता है, देखा गया प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ये भी स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। तो स्ट्रेस रिलीविंग क्या है, रियाजत है, दलक है, हम स्ट्रेस रिलीविंग फैक्टर। और एक और चीज क्या कहते हैं, इनहेलेशन, हमारे यूनानी में लकलका से क्या है कि स्ट्रेस रिलीव होता है। लकलका के बारे में बात करें तो एक और चीज क्या है, गाड़ी से रिलेटेड के यूट्रस जो है तो खुशबू की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो हम इस चीज को किसमें ले सकते हैं, प्रोलैप्स में, यूट्राइन प्रोलैप्स में हम उसमें इनहेलेशन करवाएं और देखें कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रोलैप्स के लिए ठीक है। या फिर हमें जो है वो पीपीएच का केस है, उसमें भी हम देख सकते हैं करके। या फिर हमें क्या करना है कि कोई भी बुरी खुशबू वाली तो हम या तो गोबरी करें और इनहेल कराएं अच्छी खुशबू, इससे क्या होगा, यूट्रस होगा। अब होगा कि नहीं ये एविडेंस के नाम पर काम आता है, पहले उसको वैलिडेट तो करें, जो लिखा हुआ है वो सही है कि नहीं। हम बस उसको देखते हैं, पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, उसको हम कुछ काम भी नहीं लाते, उसको रिसर्च नहीं करते कि वेदर जो लिखा है वो सही है, हम काम करेंगे उससे तभी होगा। उसी तरीके से बात करें पेल्विक इन्फेक्शन की है, उसको प्रिवेंशन करने के लिए क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, एसटीआईज हैं, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल कर्ल्स हैं, जो एडोलेसेंट है वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकती है, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। क्या उसका नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस रहता है, इस चीज का सर्वे कर सकते हैं, पेशेंट को एजुकेट करने में मदद मिलेगी। या फिर पेल्विक पेन है, मसाज कितना अच्छा रोल है इसका पेल्विक पेन में। इवन प्रेगनेंसी में बैकएक है, मसाज का बहुत सारे ऑयल मेंशन है हमारी टाउन में, बहुत ज्यादा उसका अच्छा रोल है। उसी तरीके से पीसीओडी, ओवेरियन सिस्ट में पीसीओडी है, बहुत बड़ी टॉपिक है, और उसमें भी हम क्या है पीसीओडी का में बलगमी कॉज। और अभी देखा जाए अगर हम इससे बलगमी को हटा के अगर हम बात करें मॉडर्न से, तो मेन जो उसका कॉज है वो क्या है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है ना। सीडेंटरी लाइफस्टाइल को हम कैसे चेंज करेंगे, तो हम इलाज की तदबीर से भी उसको चेंज कर सकते हैं, रियाजत करवा के है, दलक करवा के उसका इलाज की नजर से हम उसको ठीक कर सकते हैं, उसकी डाइट थेरेपी करके, यही तो है। उसके बाद बात करें ब्रेस्ट डिजीज की, ब्रेस्ट डिजीज में फाइब्रोएडिनोमा बहुत कॉमन है, फाइब्रोएडिनोसिस, उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सेम बहुत सारे जितने हैं, हाँ ऑब्स्टेट्रिक बिल्कुल ही अनटच्ड है, हार्डली जो है वो रिसर्च होगी ऑब्स्टेट्रिक्स में, हालांकि इतने बड़े टॉपिक्स हैं
ऑब्स्टेट्रिक्स में, चाहे वो एनीमिया हो, चाहे वो पीपीएच हो, चाहे वो एपीएच हो, चाहे वो डायबिटीज हो प्रेगनेंसी में, चाहे हाइपरटेंशन हो, प्रिएक्लेम्सिया है ना, या फिर एपीएस है, ये सारी चीजें अभी तक कुछ भी एक्सप्लोर नहीं हुआ है। दूसरी बात करते हैं इलाज की वजह से। अभी जैसे हमने बात की प्रेगनेंसी में हम कौन सी गजा ले सकते हैं, या फिर लैक्टेटिंग है कोई पेशेंट तो कौन सी गजा जो है वो उसको कौन कौन सी गजा जो है, सब टेंशन है हमारी निगरानी में। आपने देखा होगा कि गजा बाजाबता लिखा होता है कि हम कौन कौन सी गजा ले सकते हैं इस पेशेंट को, लेकिन उन गजाओं पे अभी तक रिसर्च नहीं। उसके बाद बात करें कि इलाज की दवा, एक्चुअली इलाज की गजा और इलाज की दवा लगभग सेम पैटर्न है, दोनों इलाज भी जिद के जरिए जो है वो यूज करते हैं। गजा को भी हमारे मिजाज है तो हमारे में, और दवा भी सेम उसी पैटर्न पे हम यूज करते हैं कि जो भी मिजाज है उसका अपोजिट मिजाज है। और इलाज की दवा बहुत वास्ट है, इतनी दवाएं हैं हमारे इलाज में कि काउंट करना मुश्किल है ना, हजारों में है, लेकिन कितनी दवाओं में रिसर्च हुई है गिनी चुनी है। खासतौर पर गायनी और ऑक्स से रिलेटेड बात किया जाए तो बिल्कुल नहीं, चाहे वो इंडक्शन ऑफ लेबर हो, बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं, चना मेथी है, ज़रावन है, या कैस्टर ऑयल है। एक तो कैस्टर ऑयल की जो स्टडीज दिखी थी कैसे इंडक्शन ऑफ लेबर होगा, या फिर ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर है, या फिर लेबर पेन को कम करने के लिए यूनानी में बहुत सारे ऐसे ऑयल्स हैं जो मेंशन है कि इससे जो है वो लेबर पेन कम हो सकता है। अभी हम क्या करते हैं, हम स्पाइन देते हैं लेबर पेन को कम करने के लिए, या नाइट्रस ऑक्साइड। यूनानी में भी कुछ ऐसा आप इनोवेशन ला सकते हैं। उसी तरीके से पीपीएच, यूनानी का कुछ भी यूज नहीं होता है पीपीएच में। अभी यूनानी किताबों में मेंशन है कि पीपीएच अगर हो तो हम क्या करते हैं कि हमें कैसा कपड़ा उसको पहनाए, या हम क्या करें उसके हाथ पैर को टाइट बांधना है ना, यूनानी किताबों में मेंशन है। अभी देखो रिसेंट जो है वो एडवांसमेंट में आया है कि कोई भी अगर पीपीएच का पेशेंट है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसको एक न्यूमेटिक बैग में स्टेशन को डाल दो। न्यूमेटिक बैग क्या करता है, हाथ पैर को टाइट कर देता है ताकि उसका विसेरास में जो है वो लग जाता है ना। हमारी किताबों में था मेंशन, हमने कुछ ऐसा नहीं किया, इस पे रिसर्च होनी चाहिए थी, इसमें इनोवेशन आना चाहिए था। जरूरी नहीं है वही कपड़े बांध कर, उन्होंने नया रिसर्च किया न्यूमेटिक बैग बांध है, तो इन सब चीजों पे आप रिसर्च कर सकते हैं। और बहुत सारी एरिया है कॉन्ट्रासेप्शन में, इतने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव दवाएं हैं और कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स यूज किए गए हैं। अगर मॉडर्न की तरफ देखा जाए कॉन्ट्रासेप्शन के लिए उसी फीस है, इसके अलग अपने साइड इफेक्ट्स है ना। यूनानी का रिसर्च करें, हो सकता है कि बिना साइड इफेक्ट हम कोई ऐसी दवा यूज कर लें, कोई ऐसी दवा हम यूज करें जो बिल्कुल ही यूजफुल भी हो और साइड इफेक्ट भी हो। उसी तरीके से हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी में कौन कौन सी दवा यूज करते हैं, या फिर लैक्टेशन के दौरान हम जो जो दवा दे रहे हैं यूनानी की, क्या वो लैक्टेशन में दी जा रहा है मिल्क में, बच्चों पे वो क्या इफेक्ट डाल रहा है, इन सब चीजों पे भी आप रिसर्च कर सकते हैं। और दवा को अगर देखा जाए तो आप बहुत सारे कर सकते हैं, कौन सी दवा के बारे में क्या रिसर्च करना है, और इतने सारे टॉपिक्स हैं इसमें से कोई सा भी टॉपिक्स लेके उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं दवाओं के बारे में, ठीक है। इलाज में यर्थ की बात करें तो इलाज में यर्थ तो बिल्कुल ही वो है, इसमें अभी जो है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि इलाज में यर्थ जमाने में नहीं होता था, लेकिन अब बिल्कुल छोड़ दिया गया है, तो इसमें तो बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। अब बात करते हैं कि जब हम इतनी सारी चीजें कर सकते हैं तो हम कौन से टाइप का रिसर्च करेंगे। आप सब ने देख लिया होगा ये सारे रिसर्च के टाइप्स, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, कोऑर्ड है, रिट्रोस्पेक्टिव है, प्रोस्पेक्टिव है। मेडिकल रिसर्च की बात करें तो बेसिकली बेसिक रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च, एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च, ये प्राइमरी रिसर्च कहलाते हैं। और सेकेंडरी रिसर्च जो है वो मेटा एनालिसिस है, कई सारे रिसर्च को लेके एक एनालिसिस बनाया जाता है जो मेटा एनालिसिस है, तो वो सेकेंडरी रिसर्च है। प्राइमरी रिसर्च आप लोग कर सकते हैं, इसमें से कोई सा भी रिसर्च टाइप उठा के उसका रिसर्च। क्लिनिकल ट्रायल है अगर तो उसमें प्री क्लिनिकल भी हो सकता है और क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल की 4 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। कौन से फेज का ट्रायल करना है आपको, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। जब आपने टाइप देख लिया तो उसके बाद डिजाइन कौन सा होना चाहिए, आपको रैंडमाइज ट्रायल करना है। पेशेंट अगर पेशेंट वाला है, इंटरवेंशन वाला है तो उसको रैंडमाइज करना है, या सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है तो पेशेंट लेने हैं उसको ऑब्जर्वेशन करनी है, तो ये चीज है। या फिर आपको ब्लाइंडेड रखना है, पेशेंट को कुछ नहीं बताना है उसके साथ क्या किया जा रहा है ना। ये सारी चीजें जो है वो आपको करनी है। एक्चुअली मैं इसलिए डीप में नहीं गई हूँ कि ये सब आपको ऑलरेडी इतना सारा सब कुछ देख चुके होंगे, अब तक नहीं पता नहीं कौन सा दिन है आपका ये 8वां दिन है, तो 8 दिन में इतना रिसर्च हो चुका होगा कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद हो गई है, क्लियर हो चुका है। ये कुछ एग्जाम्पल है जो रिसर्च से रिलेटेड है।
इसमें मुझे लगता है आवाज में आ गया। ये एग्जाम्पल मैंने यही के स्टूडेंट्स के लिए है जो अलग डिपार्टमेंट में रहते हुए गायनी से रिसर्च करते हैं। जैसा कि पहला दिख रहा है प्रिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन अस्बाब व मार्टिकल अमराज सर्विलांस, है ना। वो मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं है ना डिपार्टमेंट, आप लोग देखेंगे अपने सीनियर्स का हुआ है। हाँ, तो उन्होंने ब्रेस्ट लिया है और उसका अस्बाब हायर से वो स्टडी कर रही है। या फिर दूसरा स्टडी ऑफ एटियोलॉजी ऑफ डिप्रेसिंग ट्रेंड्स इन द मिड एज ऑफ प्यूबर्टी। आजकल बहुत देखा गया है कि जो मीनाट है वो अर्ली अटेक हुआ है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है, इसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी फॉर मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। अभी मैंने बताया प्रिवेंशन में कुछ भी रिसर्च नहीं हो रहा है, इनका है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ पैथोजेनेसिस ऑफ वर्मेरानी, और वर्मेरानी को देखा जाए तो बिल्कुल हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज से कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो चीजें वर्मेरानी में होती हैं वो सारी चीजें। और उसके बाद स्टडी ऑफ दवा से ये जो आपको बताइए होगा जो 6 एसेंशियल फैक्टर है उनके मॉडिफिकेशन से भी हम जो है वो किसी भी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर डिजीज लगा है तो उसको ट्रीट कर सकते हैं, चाहे वो 6 एसेंशियल फैक्टर है या नॉन एसेंशियल फैक्टर। इन्होंने एक एसेंशियल फैक्टर लिया है एतबार से गैर कानूनी, उसमें जो है वो इनकी स्टडी देखा, कुछ भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर समरी किया जाए तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, क्या चूज करना है, एरिया कौन से एरिया में आपको रिसर्च करनी है। उसके बाद आप रिसर्च टॉपिक लेंगे, रिसर्च टॉपिक को डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद रिसर्च क्वेश्चन बनेगा आपको। अब जब रिसर्च क्वेश्चन बन जाएगा तो उसमें रिसर्च डिजाइन और आपको रिसर्च डिजाइन होना चाहिए, और फिर जब रिसर्च डिजाइन हो जाएगा तो किस मेथड से आपको रिसर्च करना है वो लिखेंगे, और फाइनली आपका सिनॉप्सिस तैयार हो जाएगा, और जब सिनॉप्सिस तैयार हो गया तो रिसर्च को भेजा जाएगा। थैंक यू। कोड के साथ कि ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, मैटर ये करता है कि आप उस रिसोर्स को कैसे यूज करते हैं। Any question? सर वो जो टॉपिक्स थे अच्छा गलत टॉपिक ले लिया क्या? गलत नहीं है, मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि जो अस्बाब माइकल अमराज जो है, these are abnormal condition like it can be associated with the disease of a breast. नॉर्मल ब्रेस्ट में फिजियोलॉजी है। हाँ abnormal breast की बात हो रही है, एक्चुअली इनका टॉपिक ले लिया इसलिए मैंने यही लिखा है। मुझे भी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन नॉर्मल ब्रेस्ट में अगर कोई पैथोलॉजी होगी तो वो कौन कौन सी पैथोलॉजी हो सकती है, इस चीज को वो रिसर्च उसके क्या क्या कॉज है। नॉर्मल तो फिजियोलॉजी होगा ना, इसमें क्या क्या पैथोलॉजी से कौन सी डिजीज डेवलप हो सकती है। हाँ एक्चुअली उनका टॉपिक यही है, इसी टाइप का मैंने एक्चुअली आप ही लोगों के इससे उठाया है। मुझे लगा मैं कुछ सीख जाऊंगी। ये चीज आएगा रिसर्च डिजाइन में कि हम उस टॉपिक को कैसे जो है वो चेंज करेंगे, तो ये बाद में वो कर लेंगे अपना टॉपिक का ये मेरा मसला है। टॉपिक के अलावा अगर आप अच्छे से हैं तो और क्या टॉपिक ले सकते हैं? रेस्ट के अलावा पैथोलॉजी है ना, पैथोजेनेसिस ऑफ या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स इसलिए हो गया कितने क्लियर नहीं है मॉडल है ना। सुनानी में ऑब्स्ट्रक्शन है, हम देख रहे हैं कि अच्छा स्ट्रेस जो है ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है और उसकी वजह से नहीं होती है यूनानी सारे कॉस्ट हैं। अगर आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं तो हम अभी आप बताएं कि बहुत सारे को ऑक्स से रिलेटेड चेंबर कॉन्वर्सेशन विद ड्रग्स इसको रिलेट करके कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे तो हुआ भी है, बहुत सारे आपको पेपर मिल जाएंगे कॉन्ट्रासेप्टिव्स, लेकिन वो सिर्फ रिव्यू ही है, अभी तक का मतलब इम्प्लीमेंटेशन। डाइट प्रेगनेंसी में काम हुआ है क्या?
ऐसे प्रेग्नेंट वुमेन का ड्रग स्विच क्लियर नहीं। इस तरह की चीजें आप लोग ले सकते हैं। फिर डाइटिंग प्रेगनेंसी की डाइटिंग लैक्टेटिंग होते हैं ले सकते हैं, कोई लैक्टेशन करके उसका भी कैलकुलेट ज्यादा होना यूनानी की दवाएं हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी दवाओं की रिसर्च भी हुई है तो रिसर्च लाइक बहुत स्मॉल लेवल या फिर नाउजिया वोमिटिंग बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में, उसमें भी बस एक दो स्टडी की थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत कॉमन है ना बहुत। और अगर देखा जाए तो हमारे यूनानी लिटरेचर में ऐसा तो है नहीं कि हम नाउजिया वोमिटिंग के लिए दवा देते हैं, उस पर भी काम करने के लिए कौन कौन सी दवा को दे सकते चलो ठीक, थैंक यू। तो काफी अच्छा लेक्चर था आपका। आपने हर एस्पेक्ट से हर डिपार्टमेंट वालों के लिए छोड़ दिया। आप देखते रहे कि इसमें कितने लोग इसका इस्तेमाल से फायदा उठा सकते हैं।